the Indian Express Education channel. Today, we are going to talk about SSC CGL Tier 2 examinations. SSC has recently concluded the Tier 1 examinations, and now we'll see how we can prepare for the SSC CGL Tier 2 exams. And for that, we have once again with us Nipun sir. Sir, आपका स्वागत है हमारे SSC वीकली शो पे. थैंक यू. और कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख के कि निपुण सर को फिर से बुलाया जाए. वेलकम वंस अगेन. तो सर, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि एसएससी में चेंजेस हुए हैं, मतलब सीजीएल में भी चेंजेस हुए, जीडी में भी चेंजेस हैं, सीएचएसएल में भी चेंजेस हैं. तो अब टीयर 2 में क्या चेंज हुआ है? मैं बताता हूँ. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चेंजेस हैं वो काफ़ी मेजर हैं. ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज जो पूरा पैटर्न है, आप कह सकते हो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है पूरी, वो ही बदल गई है. आप ऐसा भी कह सकते हो कि अब एग्जाम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट हैज़ बीन ग्रेडेड अप. ठीक है जी, जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके एग्जाम्स का लेवल भी बढ़ रहा है, उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस और टफ होता जा रहा है. अब क्या हो गया है कि अब जो है हम 4 सब्जेक्ट्स को मेंस में लेने वाले हैं. पहले क्या होता था कि हम 4 सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स में लेते थे और मेंस में हम सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के लिए बढ़ते थे. पहले क्या होता था कि 700 में से 650 मार्क्स सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के थे. अब ऐसा नहीं है. अब जो है वो चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज आएगी मेंस एग्जाम में. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ्स होने वाली हैं. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा था जो कि सोचता था मैं प्रीलिम में थोड़ी सी जीएस पढ़ लेता हूं, थोड़ी सी रीजनिंग, बट लेट मी फोकस कंप्लीटली ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश, नाउ इट विल नॉट वर्क. अब आपको जो है वो जीएस को, इंग्लिश को, रीजनिंग, मैथ्स को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और साथ में आइसक्रीम ऑन द केक आएगी आपके कंप्यूटर नॉलेज की. तो कंप्यूटर नॉलेज का एक अलग मॉड्यूल है जिसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कंप्यूटर मॉड्यूल को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कितने भी स्ट्रांग हो, क्वालिफिकेशन नहीं होगा. तो क्विकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि अब टीयर 2 में क्या चेंजेस है. टीयर 1 सेम है. टीयर 2 में पहली बात, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका 3 में आता था वो हटा दिया गया है. जो आपका रिटर्न आता था हिंदी या इंग्लिश कैसे, वो हटा दिया गया है. और टीयर 2 के अंदर अब आपके चारों सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि 3 मॉड्यूल्स में बटे हुए हैं. पहला मॉड्यूल मैथ्स एंड रीजनिंग का, दूसरा मॉड्यूल इंग्लिश एंड जीएस का, और तीसरा मॉड्यूल जो है वो आपके कंप्यूटर नॉलेज का. इन तीनों की इंडिविजुअल कट ऑफ भी आने वाली है. तो टीयर 2 इज गोइंग टू बी टफ नाउ. जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने कहा कि मार्किंग स्कीम कुछ चेंज हुआ है, 700 में से कुछ मार्क्स आपने बताए. तो अब एग्जैक्टली आप थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं इस मार्किंग स्कीम को? राइट. सो अब हमारे पास क्या है कि पहले मॉड्यूल के अंदर जो है वो मैथ्स और रीजनिंग आएगा. मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के 30 क्वेश्चंस आएंगे विद +3 फॉर द राइट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर. जो मॉड्यूल 2 है उसके अंदर इंग्लिश एंड जीएस आएगा. इंग्लिश की वेटेज हल्की सी ज्यादा है. इंग्लिश की जो है वो 45 क्वेश्चंस आएंगे +3 -1, एंड जीएस के अंदर जो है वो करीब 25 क्वेश्चंस आएंगे अगेन +3 -1. एंड हमारे पास थर्ड मॉड्यूल होगा जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज आएगी. कंप्यूटर के आपके जो अराउंड 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि ऐड नहीं होंगे मार्क्स बट क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे. तो टोटल हमारे पास 3 मॉड्यूल हो गए और ये उनकी बाइफर्केशन है. ओके. एंड व्हाट अबाउट पेपर 2 एंड पेपर 3? उस पे कुछ चेंजेस हुए हैं? पेपर 2 जो है वो आपका जेएसओ का पेपर है विच इज फॉर द जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर. इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारी की सारी क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे, मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ. ये सिर्फ उन बच्चों को देना है जो कि जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. जो पेपर 1 मैंने आपको बताया वो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है. सेकंड पेपर सिर्फ इन बच्चों के लिए मैंडेटरी है. थर्ड पेपर जो है वो आपका अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए है, ऑडिट ऑफिसर के लिए है, और इसके अंदर आपके फाइनेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारी कंट्री के जितने भी आपके बड़े बड़े डेटाज आते हैं जो उनको ड्राइव करने के लिए जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके थर्ड पेपर में आएंगे. थर्ड पेपर सिर्फ उनके लिए जो कि ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं. तो ये 3 पेपर्स में हमारा इस बार टीयर 2 बटा हुआ है. जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, अब स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी अपडेट करना पड़ेगा? मैं बताता हूं. तो जैसा मैंने बताया कि देखो एग्जाम का लेवल ना अब एक लेवल अप हो गया है. अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो एग्जाम से 2-3 महीने पहले उठूंगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, आई विल क्लियर द एग्जाम. इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास जो टीयर 2 होता था उसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों का ना डिफाइंड सिलेबस है. ये बात भी सच है कि हमारा जो है पहले पेपर होता था उसमें कलेक्टिवली कट ऑफ आती थी.
अब गेम ही पूरी चेंज हो गई है। एक जीएस ऐड हो गया है और जीएस की इंडिविजुअल कट ऑफ भी हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 की बात करूं तो मॉड्यूल 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आ गया। मैथ्स और रीजनिंग हम पढ़ते थे, वो अभी भी है। ये अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि आपने इंग्लिश में कितना भी स्कोर करो, लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है या रीजनिंग कलेक्टिवली, तो आपका जो है ये मॉड्यूल क्वालिफाई नहीं होगा और आप बाकी सब में रह जाओगे। सेकंड मॉड्यूल, अगेन यही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी जीएस और इंग्लिश अगर एक कलेक्टिवली कंबाइन अच्छी नहीं है, तो आप जो है वो इस मॉड्यूल में रह जाओगे और बाकी दोनों में आप कितने भी अच्छे हो लेकिन क्वालिफाई। एंड सिमिलर इज विद आपका कंप्यूटर्स में भी आपको बेसिक सारी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे नेटवर्किंग सिस्टम्स काम करते हैं, आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर आपका नेटवर्किंग की बेसिक नॉलेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होनी चाहिए। तो ये तीनों, अब आप कह सकते हो कि एक बच्चे को तीनों में इंडिविजुअली भी स्मार्ट होना पड़ेगा, एंड स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएस एट सच अ वास्ट स्केल, बच्चे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई। अब मिनिमम एवरेज बच्चे को 1 साल अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप 2 महीने पहले उठे और एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया क्लियर हो जाएगा। एवरेज बच्चे के लिए अब बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी आ गई है, सिलेबस भी बढ़ गया। एक जो अब इसका क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को एलिमिनेट कर दिया गया है इस पूरे पैटर्न से, तो अब इसका क्या बेनिफिट होगा, किसे बेनिफिट होगा और क्या लॉस होगा किसी बच्चे को, मतलब क्या है इस पे इम्पैक्ट इसका? मैं बताता हूं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पहले हम समझते हैं कि क्यों हटाया जा रहा है। दिस इज टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम। पहले जैसे इंटरव्यूज होते थे, तो इंटरव्यूज में क्या होता था कि हमने देखा कुछ हद तक मैनिपुलेशंस होती थी, किसी की कोई अपनी जान पहचान निकाल रहा है तो उसको हटा के डिस्क्रिप्टिव किया। अब डिस्क्रिप्टिव की वजह से एक तो डिस्क्रिप्टिव अपने आप में बता रहा है कि सामने वाला जो चेक कर रहा है उसके मूड पे डिपेंडेंट है। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए इतने सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करने के लिए, तो हमारा रिजल्ट भी डिले होता था। अब क्या हो गया कि अब जो है ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म, अब हमारा जो है वो पूरा टियर 2 जो है वो कंप्यूटर ही चेक करेगा। तो आप एक तो रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिजल्ट एक तो फटाफट मिलेगा, क्योंकि अब टीचर कोई पेपर चेक नहीं कर रहा, अब जो है हमारा कंप्यूटर पूरा पेपर चेक कर रहा है। और अगर मैं बात करूं नुकसान की, तो कहीं ना कहीं जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं जिनकी थोड़ी रिटन इंग्लिश अच्छी थी, कहते हैं वो लोग कि हमारी अच्छी है, उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। और जो बच्चे थोड़े टियर 2 सिटी से आते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड की बेल्ट से आते हैं, जिनकी रिटन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अब उन्हें इंग्लिश लिख के नहीं दिखानी है, अब जो है उन्हें इंग्लिश सिर्फ एमसीक्यू में मार्क करनी है। तो उस बेल्ट के बच्चे को थोड़ा फायदा हो जाएगा, और जो बच्चा थोड़ा लिखने में अच्छा था, गर्ल्स स्पेशली, उनको हल्का सा नुकसान होने वाला है। ओके, तो काफी देर से हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 2 के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इंग्लिश बार बार आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन दिस टियर, प्लीज एक्सप्लेन दैट। मैं बता देता हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जॉब दे रही है, तो कहने को हम कहते हैं कि ये भारतीय जॉब है, हमारा भारत जो है, हम हिंदी यूज करते हैं, सारे दस्तावेज, हमारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी में होते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सीजीएल में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की है। Okay. और बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करके चलते हैं, स्पेशली टियर 2 के स्टूडेंट्स। तो टियर 2 के स्टूडेंट्स को लगता है हम मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। पहले भी सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की थी, आज भी सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की है। 700 में से करीब 350 यानी कि 50% मार्क्स पहले भी इंग्लिश के थे, और अभी भी लगभग मार्क्स उतने ही हैं। तो इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश को इग्नोर करके नहीं चल सकते। सिर्फ मैथ्स के बलबूते पे आप सोचो कि आप ये एग्जाम, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों की जो है वो माइंडसेट होता है कि हम मैथ्स अच्छा कर लेंगे। इंग्लिश की वेटेज सबसे ज्यादा है, इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट। तो मैक्सिमम एडवांटेज कैसे ले ले बच्चा इंग्लिश का? इंग्लिश का देखो, सबसे पहले आप जो है वो अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। और बहुत बार मिसकंसेप्शन, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहूं द क्राइम हैज हैपेंड एंड द पुलिस इज कमिंग, तो अब बच्चे को लगेगा कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है सर, क्राइम हो गया, पुलिस आ रही है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। प्रॉब्लम यह है कि आप ये अपनी डेली लाइफ में नहीं बोलते द पुलिस आर कमिंग, आप डेली लाइफ में ये बोलते पुलिस इज कमिंग, सही बात है, लेकिन पुलिस हमेशा एक प्लूरल है, और राइट इंग्लिश, सही इंग्लिश ये कहती है द पुलिस आर कमिंग होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं क्राइम हैज हैपेंड एंड पुलिस आर कमिंग, तो आपको लगेगा सर ये इंग्लिश गलत है, जबकि रिटन इंग्लिश सही है। पुलिस मैन एक सिंगुलर होता है, पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आती है, और बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है नो एरर, जबकि असली में वो एरर था। ओके, तो बेसिकली कहना की बात है कि इंग्लिश में इन डेप्थ ग्रामेटिकल वोकैबुलरी
सारी नॉलेज बच्चे को गेन करने की जरूरत है। बिल्कुल, रूल्स, इंग्लिश के रूल्स जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट एंड इंग्लिश के रूल्स आर डिफरेंट। और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो डिफिकल्ट रूल्स विद एन एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, जहां पे बच्चा फंस जाता है। वो कहता है मैं ठीक मार्क करके आया था, बाद में एग्जाम को चैलेंज करता है, लेकिन रिटन इंग्लिश के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वो एक्चुअली आंसर गलत निकलता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेंटरशिप, कि मेंटरशिप की कितनी ज़रूरत है, और इंडियन एक्सप्रेस मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो इन बच्चों को जो CGL Tier 2 के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे उनकी कैसे हेल्प कर सकता है? मैं बताता हूँ, देखो ऐसा ना कि पुराने ज़माने में द्रोणाचार्य से लेके आज तक हर बार हर समय आपको कोई ना कोई एक गाइडिंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस को बहुत थैंक यू करूंगा कि ये सीरीज लेके आ रहे हैं ताकि बच्चों को एक नॉलेज मिल सके, क्योंकि हमने देखा आमतौर पे बच्चों को प्रिपरेशन करने की सही नॉलेज ही नहीं पता। तो उन्हें जब पता ही नहीं है किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपकी मेहनत जो है, आपका टाइम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, रिजल्ट निकल के नहीं आता। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस अब जो है वो दोनों तीनों तरीके से आपको मेंटरशिप देने को तैयार है। पहला, हमारे ये वीडियोस जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे सही तरीके से कि कैसे इन एग्जाम्स को अप्रोच किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी ताकि घर बैठे बैठे हर छोटे गांव का बच्चा भी उस एजुकेशन के लेवल को अचीव कर पाए, उन सेम टीचर से पढ़ पाए जो दिल्ली में है। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, स्पेशली बॉयज को लगता है कि हमें जो आता है एग्जाम में सीधा करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। 40 सेकंड्स में क्वेश्चन को करना है तो आपको टेस्ट सीरीज भी पहले से करके चलनी पड़ेगी। इट इज अ गेम ऑफ स्पीड। तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि एक रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी आप मेरे को बताइए जिससे बच्चा जो है, जो तैयारी कर रहा है, वो टाइम एफिशिएंटली सारे सब्जेक्ट्स पे अपने समय को, अपने हार्डवर्क को फोकस कर सके। मैं बताता हूं, तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक्चुअली एग्जाम के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर हमारा एग्जाम ये कहता है कि चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज इक्वल आएगी, नियरली इक्वल आएगी, तो हमारी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की भी वैसी होनी चाहिए। तो हम पर्सनली अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं कि हमने 7 डेज को डिवाइड कर दिया। 2 दिन मैथ्स के लिए, 2 दिन इंग्लिश के लिए, 2 दिन जीएस के लिए, 1 दिन रीजनिंग के लिए। आप भी अपने 7 डेज को ऐसे ही डिवाइड कीजिए। पहले क्या होता था, पहले बच्चे मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करते थे, तो 5 डेज बच्चा मैथ्स और इंग्लिश कर रहा है, 2 दिन वो एक जीएस रीजनिंग को देता था। अब हमें क्या करना है कि जीएस को प्रॉपर 2 दिन देने हैं, क्योंकि उसकी वेटेज है, इंडिविजुअल कट ऑफ है। मैथ्स को 2 दिन देने हैं, इंग्लिश को 2 दिन देने हैं, 1 दिन रीजनिंग को देना है। तो ये आप 1-1.5 साल पहले लेके चलिए। इट शुडंट बी लाइक यार मेरे को, मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूं। दैट इज द मोस्ट रॉन्ग अप्रोच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो। आपको ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूं 1 हफ्ते का, ये 1-1.5 साल पहले शुरू कर देना चाहिए, ताकि बाय द टाइम आप एग्जाम दो, भाई आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि बच्चा फॉर्म भरने के बाद ढूंढता है यार पढ़ाई करनी क्या है। तो ये चीज आपको जो है वो इस हिसाब से पूरे वीक आपको अपना बाइफरकेट करके पढ़ाई करनी चाहिए 1-1.5 साल पहले से। थैंक यू सर, दिस वाज एक्सट्रीमली एनलाइटनिंग। आई होप बच्चों को भी हेल्प हो सकती है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स पे जाके आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज टेल अस।